अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी में उसामा गाजी की गैर मौजूदगी में मैं हूं शाजिया ज़ीशान। नजर डालिए आज की टॉप स्टोरीज पर। खालिद शहनशाह और अबुल यजीद के बाद बेनजीर का केस लड़ने वाले सरकारी वकील कत्ल। लगता है परवेज मुशर्रफ को सजा नहीं हो सकेगी। बीबी कत्ल आलमी साजिश है। सरबजीत के साथ भारतीय सलूक साबित कर रहा है कि वो सरकारी मिशन पर था। पाकिस्तानी कैदी पर कातिलाना हमला बता गया कि दो कौमी नजरिया आज भी मौजूद है। साबिक गवर्नर पंजाब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ को साथ मिला लेगी। सरदार लतीफ कोसा दूध की कौड़ी ला रहे हैं या दावे में हकीकत भी है। दुनिया में यौम सहाफत मनाया जा रहा है और पाकिस्तान के सहाफी अपनी खैर मना रहे हैं। सहाफत के लिए पाकिस्तान दुनिया भर में 8वां खतरनाक तरीन मुल्क है। अल्लाह रहम करे। आज बेनजीर भुट्टो कत्ल केस में एफआईए के प्रोसिक्यूटर चौधरी जुल्फकार को इस्लामाबाद में कत्ल कर दिया गया। उन्हें इस्लामाबाद के जीपीओ चौक पर उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो G9 में वाक़ अपने घर से गार्ड फरमान के साथ अदालत जा रहे थे। जीपीओ चौक पर नामालूम अफराद ने गाड़ी के आगे और पीछे से फायरिंग कर दी और गोलियां लगने से गाड़ी बेकाबू हो गई, जिसकी जद में आकर एक राहगीर खातून भी जाँ बहक हो गई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी जुल्फकार की मौत सर पर गोली लगने से हुई और उनके जिस्म पर जख्मों के 17 निशानात हैं, जबकि सर और बाजू की हड्डियां भी टूटी हुई हैं। एफआईए की इब्तदाई रिपोर्ट में इस कार्रवाई के ताने बाने कलदम तंजीम के साथ जोड़े जा रहे हैं और हकीकत यह है कि चौधरी जुल्फकार की मौत से बेनजीर भुट्टो कत्ल केस हल होने की एक और उम्मीद टूट गई है और आज की वारदात से ऐसा लग रहा है कि इस रात से पर्दा क़यामत के रोज ही उठेगा कि रावलपिंडी के लियाकत बाग में बेनजीर भुट्टो किसकी साजिश का शिकार हो गई, क्योंकि इस केस से जुड़े गवाह और अहम अफराद को एक एक करके निशाना बनाया गया है। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस को दबाने का सिलसिला तो उस वक्त से ही शुरू है जब 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो लियाकत बाग में एक खुदकुश हमले में शहीद हो गई। हादसे के फौरन बाद जाए हादसा को फौरी तौर पर धोकर शवाहिद को जाया कर दिया गया और तहकीकात शुरू हुई तो तालिबान रहनुमा बैतुल्लाह महसूद को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन बेनजीर भुट्टो के कत्ल की जिम्मेदारी अलकायदा के रहनुमा मुस्तफ़ा अबुल यजीद अल मारूफ सईद अल मिस्री ने कबूल की। काबिल गौर बात तो यह है कि बैतुल महसूद और सईद अल मिस्री दोनों ही ड्रोन हमलों का निशाना बन गए। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस के एक और अहम गवाह बिलावल हाउस के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर खालिद शहनशाह भी थे। खालिद शहनशाह को जुलाई 2008 में कराची में गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। कहा यह जा रहा है कि बेनजीर भुट्टो कत्ल केस से जुड़े अहम अफराद की मौत इस बात की तरफ इशारा है कि ये साजिश तैयार करने वाले अभी आराम से नहीं बैठे। सवाल यह भी है कि क्या कोई ताकत परवेज मुशर्रफ को बचाना चाहती है या फिर परवेज मुशर्रफ भी किसी के हाथों इस्तेमाल हो गए। इस पर बात होगी और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बेनजीर भुट्टो के साबिक प्रोटोकॉल ऑफिसर चौधरी असलम और दुनिया न्यूज के नुमाइंदे चौधरी सगीर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सगीर, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी। सगीर, ऐसा कहा जा रहा है कि चौधरी जुल्फकार बहुत पुरअमन थे, उन्हें यकीन था कि परवेज मुशर्रफ पर जो लगाए गए इल्जामात हैं वो साबित हो जाएंगे, तो क्या किसी प्लेटफॉर्म पर चौधरी जुल्फकार ने ऐसी बात की जिनका आज उन्हें ये भुगतना पड़ गया? शाजिया, बातें तो उन्होंने बहुत की थी और कई फोरम पे वो बरमला मीडिया के सामने इजहार भी कर चुके हैं इन खदशात का कि उन्हें बहुत से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, लेकिन हम हमेशा ये बात सुनते थे जब भी वो कैमरे के सामने आके बात करते थे और ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करते थे, तो उनका ये कहना था कि वो जो है वो एक जज्बे के तहत इसको कर रहे हैं और उनका एक फ़र्ज़ समझ कर जो है वो इस केस को जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। इसमें वो किसी किस्म का खौफ उनके जहन में नहीं है और ना ही वो किसी का प्रेशर लेते हैं, ना ही किसी के दबाव में आते हैं। ये वो जो बातें हैं जो मीडिया के सामने अक्सर वो किया करते थे और इनका इजहार वो अदालत में भी कर चुके हैं कई बार कई समातों में। तो चूंकि अब आज का जो अगर देखा जाए, आज का सिनेरियो देखा जाए कि आज होना क्या था अदालत में, आज एक बहुत ही अहम समात होने जा रही थी और परवेज मुशर्रफ की आज दरख्वास्त जमानत पर बहस थी और उन्होंने इसकी भरपूर मुखालफत करनी थी और भरपूर तैयारी के साथ वो जाना चाह रहे थे अदालत में, लेकिन अदालत में नहीं पहुंच पाए। खालिद शहनशाह की जहां तक आपने बात की है तो वो एक बहुत बड़ा सानिया था इस केस के हवाले से जब उनका कत्ल हुआ कराची में। तो ये अब दूसरा जो बड़ी एक सानिया इसको करार दिया जा रहा है कि अब अगर ये कत्ल हो गया तो अब केस का जो है वो क्या बनेगा, अंदाज ही बदल चुका है। बिल्कुल
ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी सगीर आपका। इस वक्त हमारे साथ साबिक प्रोटोकॉल ऑफिसर बेनजीर भुट्टो के जो थे चौधरी असलम इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया चौधरी असलम साहब। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि क्या चौधरी जुल्फिकार का कत्ल भी आपको एक साजिश का हिस्सा लगता है? ये दरअसल जब खालिद शहनशाह कत्ल हुआ था तो उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता सारा काम आपके सामने होता रहा है जी। उसके बाद यूएन रिपोर्ट भी आई, अगर उस पर अमल हो जाता तो शायद ये काम आज ना होता। तो जुल्फिकार का भी वैसे का वैसे ही है, चूँकि गवर्नमेंट चली गई थी और उसके बाद उसका अपना एक तरीकाकार था कि उसको आगे बढ़ाना चाह रहा था, और उसने परवेज़ मुशर्रफ का जब इंटरोगेशन हुई है तो उसमें बहुत सारे नाम फिर दोबारा आए हैं जी। उसके हिसाब से वो कर रहा था और उसको मिटाना ही था, उन्होंने मिटा दिया उसको। तो आपको ये लगता है कि किसी तरह से परवेज मुशर्रफ को बचाने की कोशिश की जा रही है? इसमें सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। अगर कहीं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो जाती और जो 5 साल दौर हमारी पार्टी का गुजरा है अगर वो कर जाते तो इसमें बहुत सारे चेहरे नुमायाँ हो जाते और पता लग जाता लोगों को कि ये किसने उसको कत्ल किया और क्यों कत्ल किया। ये एक बहुत बड़ा सान्या है इस कौम के लिए कि उसका कत्ल और उसके बाद उस कत्ल को छुपाना, ये 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। और आहिस्ता आहिस्ता उन बंदों को मार देना जो उसके साथ मुंसलिक हैं, ये अगर हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी। अगर यूएन रिपोर्ट पे ही अमल हो जाता तब भी बहुत अच्छा हो जाता, ताकि आइंदा लीडरों का कत्ल बच जाता। सही, एक कत्ल को छुपाने के लिए बहुत से कत्ल किए गए। आपके ख्याल में इसके सब सारी कहानी के पीछे कौन हो सकता है आपके ख्याल में? वही लोग हैं जिन्होंने मारा है बीबी को। आपको पता है, ये सब लोगों का पता है, सब लोगों को पता है कि कौन क्या है। परवेज़ मुशर्रफ के बंदे भी हैं, जो उसकी गाड़ी बैकअप लेके दौड़े थे वो भी बंदे पीछे हैं उसके। लाजमी बात है उसने उनका नाम लिया था, सबको क्वेश्चनर मिल गया था, ये जुल्फिकार ने तैयार किया था। सही, उसका काम हो गया। अच्छा, 7 साल के बाद हम यहाँ पर पहुंचे थे कि बेनजीर कत्ल केस में कुछ पेशरफ्त नजर आ रही थी, तो अब लगता है कि केस फिर पीछे चला जाएगा, फिर इतना इंतजार करना पड़ेगा, कोई नया प्रोसिक्यूटर आएगा, उसे केस को स्टडी करने में टाइम लगेगा, इस केस को समझने में टाइम लगेगा, फिर ये सब काम बहुत डिले हो जाएगा? ये तो अंडरस्टूड बात है, क्योंकि वो 4-5 साल से लगा हुआ था, उसको एक एक बंदे का पता था कहाँ कौन क्या है। उसके बाद यूं ही ये सिस्टम होगा सारा, जो नया आएगा वो बेचारे को समझने में बड़ी देर लगेगी कि आखिर 4-5 साल होता क्या रहा है यहाँ कोर्ट्स में। सही, तो इसलिए मुश्किल होगा अब चलना दोबारा। अच्छा, बीबी ने जो खत लिखा था और जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया था कि अगर पाकिस्तान में मेरी जान को कुछ हुआ, मेरी जान को खतरा है, तो ये लोग जिम्मेदार होंगे, तो फिर उनके खत को सही समझा जाए जिन पर उन्होंने शकूक व शुबहात का इजहार किया था, वही लोग हो सकते हैं? कानून, चूंकि मैं खुद एडवोकेट हूँ, जो कानून में होता है जब मरने वाला कोई स्टेटमेंट देता है, बीबी की 1 दिन पहले 2 दिन पहले एक ईमेल गई थी यूएसए में और एक मील हामिद मीर को गई थी कि अगर मुझे मारा जाता है तो ये 3 बंदे शामिल होंगे, जैसे परवेज़ मुशर्रफ था, DGIB था, परवेज़ इलाही था। ये बड़ी वाज़ेह बात है वहाँ पे कि इसको अगर मैं मरती हूँ तो ये बंदे जिम्मेदार होंगे मुझे मारने में, और इनके पीछे कौन होंगे वो सारा यही बताएंगे। लिहाजा वो एक काम हो गया है, लेकिन किसी ने उसके नज़र नहीं धरी। वो तो प्राइम मिनिस्टर नायब वज़ीर आज़म था हमारी पार्टी की हुकूमत का। अच्छा, ये केस हल होता हुआ नजर आता है आपको? मुश्किल लग रहा है, जिस मुल्क में इंसाफ ना मिले वहाँ यही होता है। अच्छा, ये भी कहा गया कि रहमान मलिक की उस वक्त सारी जिम्मेदारी थी, बीबी की जो सिक्योरिटी का इंतजाम था, लेकिन जब बीबी कत्ल हुई वो तो उसके बाद नजर ही नहीं आए, कहाँ चले गए ये भी आज तक कभी किसी को पता नहीं चल सका। तो फिर उन्हें भी पता है, सबको पता है। उसके ड्राइवर का, जो उसका खिजर ड्राइवर था, उसका बयान आपके यहाँ इसी स्टूडियो में जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ ही उसका रिकॉर्ड हुआ था, यहाँ ही उसने दिया था कि जब हम निकले हैं, मुझे कहा कि निकलो, हम बाहर निकले हैं, सिक्योरिटी हमारे साथ आ गई। जब हम जरदारी हाउस पहुँचे तो मैंने अपने भाई जवेद को, जो मेरा सका भाई था, बीबी का ड्राइवर था, उसको फ़ोन किया तो उसने कहा बीबी जख्मी हो गई हैं और बीबी अस्पताल अंदर ले गए हैं। तो मैंने फ़ोन रहमान मलिक को पकड़ाया जरदारी हाउस के बाहर की बात आई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चौधरी असलम साहब आपका। यकीनन पूरी कौम जानना चाहती है कि एक हमारी अजीम लीडर जो थी उनका कातिल कौन है, और हक़ाइक़ यकीनन सामने आने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में अभी वक्त है एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो अगली स्टोरी होगी वो ये रही। सर्बजीत के साथ भारतीय सलूक साबित कर रहा है कि वो सरकारी मिशन पर था। पाकिस्तानी कैदी पर कातिलाना हमला बता गया कि 2 कौमी नजरिया आज भी मौजूद है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब बात करते हैं सर्बजीत सिंह की। सर्बजीत सिंह की हलाकत के बाद भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानियों पर जिंदगी तंग कर दी गई है। ये लोग तो पहले ही जहन्नुम में ही रह रहे थे, मगर अब इनके दिन जिस कर्ब, डर और खौफ में गुजर रहे हैं, इसका मैं और आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान के से भारत की इस अजली तासुब का निशाना 17 साल से मकबूजा कश्मीर की कोट भलवाल जेल में कैद पाकिस्तानी सनाउल्लाह बना है।
हुकाम के मुताबिक 17 साल से कोट भलवाल की जेल में कैद सनाउल्लाह पर कुल्हाड़ी से वार किए गए। ये वार दरअसल सनाउल्लाह पर नहीं थे, बल्कि ये वार उन गुमाश्तों पर था जो एक सरबजीत सिंह के साथ होने वाले हादसे पर बैन डाल रहे थे। वो जो अमन की आशा पर कुर्बान हुए जा रहे थे, ये वार उनकी मफाद परस्ताना एक सोच पर था। और जो सलूक भारतीय रियासत ने पाकिस्तानी अदालतों से सजा याफ्ता दर्जनों पाकिस्तानियों के कातिल के साथ किया, वो सलूक बता रहा है कि वो सरबजीत सिंह मासूम नहीं था, बल्कि भारतीय सरकार का भेजा हुआ एक दहशतगर्द था। जरा गौर करें कि कैदी की लाश लेने के लिए एयर बस भेजी गई, उसकी 2 बेटियों को नौकरी दी गई, सूबाई हुकूमत ने 1 करोड़ इमदाद दी और वफाकी हुकूमत ने 25 लाख। आखिरी रसूमात में बंदूकों की सलामी, परचम में लाश का लपेटा जाना, 3 दिन का सोग और भारतीय लोकसभा में 2 मिनट की खामोशी, यानी एक हीरो जैसा सलूक। और ये सलूक उस बात की तस्दीक है कि सरबजीत सिंह भारतीय एजेंट था और सरकारी मिशन पर पाकिस्तान आया था। उधर भारत के शहर चंडीगढ़ के अस्पताल में नींद जाम पड़ा सनाउल्लाह का बेदम वजूद दरअसल इस पाकिस्तानी सरकार के मुंह पर भारत का एक तमाचा है, जो अदालत के हुक्म के बावजूद सरबजीत सिंह को फांसी नहीं दे रही थी। सरबजीत सिंह के साथ होने वाले इंतहाई बदकिस्मत वाक़े के बाद भारतीय जेल में सामने आने वाला रद्द अमल ये भी बता रहा है कि 2 कौमी नजरिया बहरहाल मौजूद है और ये मौजूद रहेगा, जो इस हकीकत से आंखें चुराकर अपनी अपनी दुकानदारियां चमका रहे हैं। और ये रद्द-ए-अमल उनकी दानिश्वरियों का मुंह भी चढ़ा रहा है, जिनको पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी सरहद कभी हजम नहीं हो सकी। सवाल सिर्फ 2 है। एक ये कि सरबजीत सिंह को फांसी क्यों नहीं दी गई, और क्या इसके साथ रोनुमा होने वाले हादसे के जिम्मेदार कभी पकड़े जाएंगे। और ये सवाल भी बहुत अहम है कि पाकिस्तान माजरत खाना रवैया कब तक जारी रखेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद। बहुत शुक्रिया फारूक हमीद साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि सरबजीत के साथ कैदियों ने जो सलूक किया यकीनन वो काबिल मजम्मत है, लेकिन सरबजीत के साथ इंडिया में जो बाद में उसको जिस तरह से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिस तरह से उसको सलामी दी गई, उसके अहले खाना के साथ जो सलूक किया गया, आपको भी ये लगता है कि भारत का ये एतराफ़ है, भारत ने इस चीज़ को कबूल किया कि हाँ वो हमारा एक हीरो था, हाँ वो जासूस था, हाँ वो हमारे लिए काम कर रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है कि सरबजीत सिंह हमारे लिए तो दहशतगर्द था, एक कन्विक्टेड स्पाई था, एक कन्विक्टेड टेररिस्ट था, जिसने 1990 में फैसलाबाद लाहौर में जो बॉम्ब ब्लास्ट किए, उस बाद में उसने इकरार किया कोर्ट में, जिस पर उसको डेथ सेंटेंस मिली, जहां और उस बॉम्ब ब्लास्ट में 14 इनोसेंट पाकिस्तानी जो हैं वो शहीद हुए। यकीनन वो हमारे लिए टेररिस्ट था, लेकिन आप देखें जब उसकी डेड बॉडी कल गई है तो वो इंडिया ने उसको हीरो का स्टेटस दिया है, और हीरो का स्टेटस एक ऑनर्स के साथ उसको आज क्रीमेट किया गया है। मैं ये समझता हूँ कि 1991 में सरबजीत सिंह को डेथ सेंटेंस हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। उसकी 4-5 मर्सी पिटीशंस हैं जो कि जनरल मुशर्रफ के दौर में और प्रेसिडेंट जरदारी के दौर में मर्सी पिटीशन रिजेक्ट भी हुई। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले 5 साल में क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने डेथ सेंटेंसेस को ऑन होल्ड पर रख दिया पूरे पाकिस्तान में, और सरबजीत सिंह की जो डेथ सेंटेंस है उस पे अमल दरामद इनडेफिनेटली जो है अगर फांसी दे दी जाती तो इस तरह नहीं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक एक दहशतगर्द जो कन्विक्टेड है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको डेथ सेंटेंस दिया है। दिस डेथ सेंटेंस शुड हैव बीन कैरिड आउट। ये हमारी गलती है, हमने गालिबन इंडियंस को अपीस करने के लिए ये काम किया कि इस मामले को तूल दी जाए कि कल को शायद कोई ऐसे हालात हो जाए कि हम सरबजीत सिंह को शायद प्रेसिडेंट साहब पार्डन कर देंगे और ये वो यहाँ से चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ गलती हमारी है, हमें आइन और कानून के मुताबिक रवैया आखिर क्यों हम लोग देखिए, ये तो अफसोस की बात है। आप ये देखें कि इस साल फरवरी में जब इंडियन आर्मी ने पहली मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान आर्मी पे हमला किया और हमने जवाबी कार्रवाई की, उनके 1-2 सोल्जर मारे गए, तो उसके जवाब में उन्होंने क्या किया? रद्द अमल, टेट फॉर टैट, जिस तरह आज किया गया सनाउल्लाह के केस में। जनाब जी बिल्कुल, उस पाकिस्तानी सोल्जर जो चंद दिनों बाद लाइन ऑफ क्रॉस भटक कर उधर चला गया, जो कभी कभी स्ट्रे वाकयात हो जाते हैं, उसको गला, उसको बीहेड करके उसकी बॉडी को हमें हैंड ओवर किया गया। मैं ये समझता हूँ सनाउल्लाह का केस है, इट इज अ टिपिकल टेट फॉर टैट रिस्पॉन्स। मैंने कल सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे मैंने ये लिख दिया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इंडिया का जो हमारा नॉन माइंडसेट है, जो एंटी पाकिस्तान की जो एक कैफियत है, वो यकीनन इस पे अपना एक बदला लेंगे। देखें,
हमारे केस में तो वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था जिसको हमने कंडेम किया और नहीं होना चाहिए था, वो नौबत नहीं आनी चाहिए थी, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ये कहा जा रहा है जो आज का रिएक्शन है ये भारतीय जो हुकूमत है उसकी सरपरस्ती इसमें हो देखिए जनाब, आप समझते हैं कि मैं ऐसा कुछ बिल्कुल कहता हूं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हुई है वहां पे, क्योंकि देखें वो जो पाकिस्तानी वहां पे कैदी है उसको वो लाइफ सेंटेंस कर रहा है एक केस के अंदर, ठीक है, उस पे जो हमला किया गया वो एक इंडियन एक्स सर्विसमैन यानी कि एक साबिक फौजी ने उस पर हमला किया वहां पे, और ये इमीडिएटली आए 24 आवर्स में रद्द-ए-अमल जो सरबजीत का। अगर आज इंडिया ये कहना चाहे इंटरनेशनल लेवल पे कि जनाब ये तो लोग नहीं मानेंगे उनकी बात, बिकॉज द वर्ल्ड विल अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में तो एक आइसोलेटेड केस हो गया, और आप उसके बाद देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के अवाम ने हर लेवल पे हमने एक बड़ा हमारा पॉजिटिव हमारी सोच रही है, एक्शन हमारे काउंसलर एक्सेस दिया गया, उसकी फैमिली को इमरजेंसी वीजा दिया गया जनाब, उसको एक जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर की गई है, और उसके बाद द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट फ्रॉम जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर, तो और उसकी बॉडी को ले जाने में कितना हमने फैसिलिटेट किया। लेकिन आप देखें तो उनका रिएक्शन ये था, और आप देखिए इंडियन फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि अब हमें पाकिस्तान के साथ जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको भी रिव्यू करना पड़ेगा, यानी कि तो आप समझते हैं कि इस वाक़े से भारत और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं इस पर नेगेटिव असर देखें उनकी तरफ से तो किया जा रहा है, उनका मीडिया ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कितना जहर उगला है कल, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर ये केस आज वहां कश्मीर में हुआ है पाकिस्तानी कैदी पे जो दानिस्ता तौर पे किया गया है, अगर खुदा न खास तो कोई चेन रिएक्शन दोबारा पाकिस्तान में होता है तो फिर मामला खराब हो जाएंगे, और मेरा ख्याल है दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे इंसिडेंट को स्टेट टू स्टेट रियासत के दरमियान जो ताल्लुकात है उन पर असर न होने दें, और जो इस वाक़े की जिम्मेदार कह दिए यकीनन जी यकीनन। देखिए यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने जुडिशियल इंक्वायरी भी ऑर्डर की है, हमने उनको भी कहा है कि आप भी आए अपने रैप भेजें। अच्छा मजे की बात आप देखें, सरबजीत सिंह की डेथ से 2 दिन पहले एक जॉइंट इंडिया पाकिस्तान जुडिशियल पैनल था, बिल्कुल जी, वो जिसमें हमारे 2 जस्टिस हमारे थे, 3 उनके थे, वो जनाब पाकिस्तान के 2-3 जेलों में गए हैं, उन्होंने काफी रिकमेंडेशन दी है कि उनके हमारे भी कैदी वहां पे, उनके भी कैदी यहाँ पे हैं, तो उनके बारे में काउंसिल एक्सेस हो गया, उनकी रिपैट्रिएशन जब उनके सेंटेंस मुकम्मल हो जाए तो देखिए बड़ी पॉजिटिव बातचीत चल रही थी। बहुत शुक्रिया फारूक हमीद साहब, यकीनन इस पर नजरसानी की जानी चाहिए। मैं सर एक बात और कहूंगा, वो ये है कि मुझे अब ये लगता है, देखिए कराची में जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं, बलूचिस्तान में जो वेव आई हुई है, हालात दिन ब दिन खराब किए जा रहे हैं, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अब पंजाब में भी देखें ये जो दहशतगर्द ग्रुप है इनके जो स्पॉन्सर्स हैं अक्रॉस द बॉर्डर है, मुझे कोई शक नहीं, पाकिस्तान के अवाम को कोई शक नहीं, आई बिलीव कि इस इलेक्शन के दिनों में ये हालात और खराब करवाए जाएंगे फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, ताकि पाकिस्तान में मजीद इंतशार जो है वो, लेकिन हमें अपनी हिफाजत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया फारूक हमीद साहब आपका। प्रोग्राम में भी वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अगली स्टोरी क्या होगी ये देखिए। साबिक गवर्नर पंजाब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ को साथ मिला लेगी। सरदार लतीफ कोसा दूध की कौड़ी ला रहे हैं या दावे में हकीकत भी है? ब्रेक के बाद खुशामदीद। इंतखाबी मुहिम जोरों पर है और हम ये बात बहुत पहले ही कह चुके हैं कि बज़ाहिर यूं लग रहा है कि इलेक्शन में मुकाबला 2 पार्टियों मुस्लिम लीग नून और तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान है, जिनके रहनुमा जलसों पर जलसे किए जा रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ इंतखाबी मैदान में पूरी तरह से सरगर्म है और सुनामी ने पंजाब के बाद अब हजारा डिवीजन का रुख किया है। एबटाबाद, मानसहरा, ओगी, बटग्राम और हरिपुर में तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन का शानदार इस्तकबाल किया गया। जलसों से खिताब में इमरान खान की तनकीदी तोपों का रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ ज्यादा रहा। इमरान खान ये कह रहे थे कि अब शरीफ बरादरान की बारी नहीं आएगी, नौजवानों की मदद से वो एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ भी बड़े बड़े जलसों से खिताब कर रहे हैं। आज नवाज शरीफ जनूबी पंजाब के महाज पर कोटअद्दू और मुल्तान में थे। बड़े बड़े जलसों से खिताब में मियां नवाज शरीफ ये कह रहे थे कि 11 मई को शेर धाड़ेगा तो सब भाग जाएंगे, क्योंकि शेर के आगे कोई नहीं ठहर सकता। उनका इशारा यकीनन तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ था, क्योंकि ये बात नून लीग की क़यादत बार बार दोहराती आई है कि तीर और बल्ला नून लीग को हराने के लिए मिल चुके हैं। और मुस्लिम लीग नून की इस बात पर मोहरे तस्दीक साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा ने सब की है, जो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर बराजमान हैं। जुल्फ़िकार खोसा कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से इत्तेहाद कर सकती है। वो ये कह रहे थे कि MQM
मुस्लिम लीग काफ और ANP तो पहले से ही उनके इत्तेहादी हैं। खोसर साहब को शायद खुशगुमानी है कि अगली हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बनाएगी, इसीलिए तो वो सहाफियों को कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद होगा, मगर वजीर आजम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होगा। और खबर तो ये भी है कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी भी PTI के लिए नेक जज्बात रखते हैं, क्योंकि गिलानी साहब की नजर में जितनी तहरीक इंसाफ मजबूत होगी उसका उतना ही ज्यादा फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। तहरीक इंसाफ के लिए पीपल्स पार्टी के ये नेक जज्बात क्या नून लीग के इल्जामात को दुरुस्त साबित नहीं करते कि तीर और बल्ला इसे हराने के लिए अंदर खाते एक दूसरे के साथ हाथ मिला चुके हैं। इस पर बात होगी और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा। बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा। ये बताइएगा कि क्या वाकई कोई डील हो चुकी है कि इलेक्शन हम अलग अलग लड़ लें और उसके बाद हम लोग इत्तेहाद कर लें? कुछ इशारे भी हमारे सियासतदानों की तरफ से ऐसे ही मिले। देखिए, वो जो मुकमुका वाली सियासत है वो तो इन्होंने खेली 5 साल। अब आप देखें, इसका सबसे वाजिया सबूत, और शाजिया मैं ये रिपीट करूंगी, वाजिया सबूत ये है, खान साहब ने खड़े होके कहा है कि मैं जरदारी से हलफ नहीं लूंगा, मैं वजीर आजम बन भी गया मैं उससे हलफ नहीं लूंगा, मैं कुर्सी की खातिर ये कभी नहीं करूंगा कि एक ऐसा इंसान जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है उससे मैं हल्फ लूं। उसके बरक्स आप देखें कि नवाज शरीफ साहब ने मुस्कुरा के कहा कि मैं क्यों ना हल्फ लूं उनसे। वो सदर हैं तो पहले भी 5 साल उन्होंने उनको सदर माना, वो अब भी उनको 5 साल सदर मानेंगे। तो इससे बड़ी आपके पास वाजिया फर्क क्या है? इन दोनों ने दोबारा मिलना है। हम इनसे जरदारी साहब से हल्फ नहीं लेंगे जो उन्होंने पाकिस्तान का हाल किया है। हम कभी भी इन दोनों जमातों से इत्तेहाद नहीं करेंगे। हम ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे, लेकिन इन दोनों जमातों से और तमाम हुकूमती जमातें जितनी भी हैं, अंदलीब साहिबा हमने देखा है कि सियासत में हलीफ हरीफ बन जाते हैं, हरीफ हलीफ बन जाते हैं और बाद में ये कहा जाता है कि सियासत में कोई भी चीज हरफ आखिर नहीं होती। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि आप हमारे साथ इत्तेहाद कर लें, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप इत्तेहाद करेंगी नहीं? PTI इत्तेहाद कभी नहीं करेगी पीपल्स पार्टी के साथ? बिल्कुल नहीं करेगी। मैं दोबारा कह रही हूँ, बिल्कुल नहीं करेगी। और ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। रवायती सियासत जितनी भी है, रवायती सियासत में किसी का कोई दीन और ईमान नहीं होता, और यही रवायती सियासत हम बदलने आए हैं। हम असूलों की सियासत करेंगे। हमने पहले भी कह दिया था कि हम इंतखाबात भी अकेले लड़ेंगे, और उसके बाद भी इन जमातों के साथ जिन्होंने पाकिस्तान को अंधेरों में धकेल दिया है, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में नीचे किया है, हम इन जमातों के साथ कभी नहीं। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब कहते हैं कि PTI जितनी मजबूत होगी उतना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जानिब से तो आप लोगों को इशारे दिए जा रहे हैं कि आए हमारे साथ इत्तेहाद कर लें। देखिए, वो बेचारी पीपल्स पार्टी, तो मैं क्या करूं, वो खुद ही उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया है। पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन जरदारी साहब खुद हैं। जितना उन्होंने पीपल्स पार्टी को डैमेज किया, बाकी किसी ने क्या करना है? तो अब वो इशारे कर रहे हैं, कभी इधर कर रहे हैं, कभी उधर कर रहे हैं। तो ये डेस्परेशन है, उनको पता है खत्म हो गए हुए हैं, ये उनकी ख्वाहिशें होंगी। जहां तक हमारा स्टांस है, नून लीग और पीपल्स पार्टी इन्होंने मुकमुका करके 5 साल में पाकिस्तान को पिछले 60 साल से ज्यादा डैमेज किया है। मैं दोबारा कह रही हूं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ कभी इत्तेहाद मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, चलें ये बता दें PTI पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी बकौल आपके, तो कौन सी ऐसी जमातें हैं जिनको आप प्रेफर करेंगे कि इन जमातों के साथ मुस्तकबिल में इत्तेहाद हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात मैं फिर रिपीट करूं, हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, हम एक क्लियर मेजॉरिटी से जीतेंगे। अच्छा। और क्लियर मेजॉरिटी की वजह से हमें अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम बार बार कह चुके हैं। अगर पड़ी तो एक तो आजाद उम्मीदवार बेशुमार है और उनमें से बहुत अच्छे लोग भी हैं, और दूसरी वो जो हुकूमती पार्टियां नहीं थी उनसे हम प्रेफर करेंगे। अचकजई साहब की पार्टी है, वहाँ बलूचिस्तान की नेशनल पार्टीज हैं और बहुत सी पार्टीज हैं। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ये 2 पार्टीज की जारादारी जो है, आप देखेंगे 11 मई को ये टूट जाएगी, और वाकई आपको ऐसे नए नए चेहरे नजर आएंगे और ऐसी पार्टियां नजर आएंगी जिनको आप सब राइट ऑफ कर चुके थे। तो आप 11 मई के बाद इंशाल्लाह एक नया पाकिस्तान देखेंगे। और ये जो 2 जमातें हैं जो अब डेस्परेशन में देखें ना, नून लीग जो है
वो बजाय ये कहने के जी हम खुद अपने ऊपर जीतेंगे, वो कह रहे हैं जी इनको वोट ना दें, जरदारी को ले आएंगे। जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी इनको हम तो इनके पास कुछ भी नहीं है कहने को, इसलिए हम बरमला कहते हैं कि हमने जरदारी साहब से हल्फ नहीं लेना, ठीक है, और नून लीग के साथ हमने इत्तेहाद नहीं करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अंदलीब अब्बास साहिबा का कहना था कि पीटीआई मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ कभी इत्तेहाद नहीं करेगी, लेकिन असल कहानी तो 11 मई के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि बकौल हमारे सियासतदानों के सियासत में हरफे आकर कुछ भी नहीं होता। वक्त है प्रोग्राम में एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद अगली स्टोरी क्या होगी देखिए। दुनिया में यौम सहाफत मनाया जा रहा है और पाकिस्तान के सहाफी अपनी खैर मना रहे हैं। सहाफत के लिए पाकिस्तान दुनिया भर में 8वां खतरनाक तरीन मुल्क है। अल्लाह रहम करे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज दुनिया आज़ादी सहाफत का दिन मना रही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस दिन में भी कोई अच्छी खबर नहीं है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी इदारे ने 12 खतरनाक तरीन ममालिक की जो फहरिस्त जारी की है, इस फहरिस्त में पाकिस्तान 8वें नंबर पर है। और इस फहरिस्त के मुताबिक मई 2012 से अब तक पाकिस्तान में 10 सहाफ़ी अपनी पेशावराना फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। सहाफ़ियों के लिए खतरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त में इराक पहले, सोमालिया दूसरे और फिलिपाइन तीसरे नंबर पर है। वैसे तो आज़ादी सहाफत का दिन मनाने का मकसद मीडिया की आज़ादी के हवाले से आगाही पैदा करना है, और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम ये दिन हुकूमतों को आज़ादी इजहार के लिए इनके फ़राइज़ को याद दिलाता है। मगर पाकिस्तान में तो उल्टी ही गंगा बहती है। सहाफ़ियों को आज़ादी इजहार के लिए सहूलियात मुहैया करने की जिम्मेदार ही सच का गला घोंटने के लिए हर वक्त कमर बस्ता रहते हैं। और ये हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ सच को सामने लाने वाले सहाफ़ी जान हथेली पर रखकर काम करते हैं, क्योंकि हक के इन अलमबरदारों का रास्ता रोकने वाली कोई एक कुव्वत नहीं। आज़ादी इजहार का रास्ता कभी आमरीत ने रोका तो कभी ब्यूरोक्रेसी आड़े आई, कभी सियासी जमातों ने आज़ादी सहाफत की धज्जियां उड़ाई तो कभी कलदम तंजीमों ने इन पर वार किया, कभी सच लिखने की पादाश में ये तबका पाबंदे सलासल हुआ और कभी सरेराह कत्ल। लेकिन आफरीन है इन जाबाजों पर जिन्होंने हर सख्ती बर्दाश्त कर ली मगर अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा। और ये अफसोसनाक हकीकत है कि दहशतगर्दी की जंग के बाद पाकिस्तानी सहाफ़ियों के लिए अपने फर्ज को अदा करना और भी मुश्किल हो गया है। कबायली इलाकों के सहाफ़ी तो दो धारी तलवार पर चल रहे हैं और ये मुश्किलात कभी खत्म होंगी? हम कब सच बर्दाश्त करना सीखेंगे? इसे सामने लाने वाले हमारे हीरो कहलाएंगे। इस पर बात होगी। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं। सुबह प्रोग्राम खबर ये भी करते हैं। बहुत शुक्रिया समी साहब। जो रिपोर्ट आई है सहाफ़ियों का जो आलमी इदारा है, खतरनाक ममालिक में हम 8वें नंबर पर हैं। आप समझते हैं कि आज हमारा मीडिया आज़ाद है, हमारे यहाँ सहाफ़ी आज़ादी से काम कर सकते हैं? देखिए, मीडिया एक लिहाज से तो आज़ाद है और बहुत सारे लोग आज़ादी से काम भी कर रहे हैं, लेकिन जिन खतरात का आपने जिक्र किया वो एक हकीकत है। और आप देखें कि सिर्फ इसी साल में अब तक 4 सहाफ़ी तो कत्ल हुए हैं जो इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किए हैं। लेकिन जो सहाफ़ियों को धमकियां मिलती हैं रोज़ाना, जो उनके ख़ानदान जिस अजियत से गुजरते हैं, वो एक अलग कहानी है। अच्छा, एक शाजिया ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ वो जो कालदम तंजीमों की जानिब से जो थ्रेट्स हैं या गवर्नमेंट्स की जानिब से जो थ्रेट्स हैं, सहाफ़ियों के लिए वही मुश्किलात नहीं है। उनका जो दिन है उसका आगाज़ ही मुश्किलों से होता है। सबसे पहले तो जब वो जिन वर्किंग कंडीशंस में वो काम कर रहे हैं, अगर हम उनका सैलरी स्ट्रक्चर देखें, अगर हम उनके राइट्स देखें जो उनको इदारों की जानिब से मिलने थे, तो उन पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर जो जर्नलिस्ट ख़तरनाक इलाकों में काम करने के लिए जाते हैं, उनके लिए कोई प्रॉपर ट्रेनिंग का बंदोबस्त नहीं है, उनको वो चीज़ें नहीं दी जाती, हिफाजत इक़दामात नहीं होते। और फिर पूरी दुनिया में जहाँ पर अब डेमोक्रेसीज एस्टैब्लिश्ड हैं, मीडिया एस्टैब्लिश है, तो जो भी जर्नलिस्ट किसी ऐसे मकाम पर जाता है जहाँ पे कुछ ख़तरा हो, उनकी इंश्योरेंस होती है, उनके इदारे उनके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स उनकी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बम फट रहे हों, गोलियां चल रही हों, सहाफ़ी जाएगा, ना उसके पास कोई बुलेट प्रूफ वेस्ट होगी, ना उसके पास उसकी इंश्योरेंस होगी। डिमांड न्यूज़ रूम से ये होगी कि जाओ, हमें वो फुटेज चाहिए, एक कंपटीशन है, खबर हमें चाहिए। तो ये जो प्रेशर है सहाफ़ियों के, इनकी कोई बात नहीं करता, जो जिस पे वो रोज़ाना गुजरते हैं। और फिर अगर एक और बात, मईशत बड़ी अहम होती है घर को चलाने के लिए। तो सहाफ़त में जो लोग हैं, जहाँ वो सच रिपोर्ट कर रहे हैं, इसके साथ साथ उन्हें अपने कुंबे की भी फिक्र होती है। तो जो सैलरी स्ट्रक्चर है, सिर्फ चंद लोगों का जो टीवी पर बड़े बड़े नाम हैं या शायद कुछ अखबारों में जो बड़े बड़े नाम जिनके छपते हैं, उसके अलावा 90% जो सहाफ़ी हैं उनकी सैलरी स्ट्रक्चर बहुत बुरी है। और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर जो सैलरी भी नहीं देते लोगों को, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने। सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन कैसे की जाए जो सच लिखना चाहते हैं, जो सच आवाम को बताना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जानों को खतरा है? बिल्कुल, ये आपने जो बात कही उसके लिए 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो शाजिया ये कि जो
प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जब वो किसी ख़तरनाक जगह पे जाके काम करते हैं तो उन्हें किस तरीके से काम करना है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, सोसाइटी को मीडिया का साथ देना होगा, आवाम को उन लोगों की हमायत में आना होगा जो सच को रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये जो प्रेशर है, कहीं किसी कालादम तंजीम का प्रेशर है, कहीं किसी स्टेट का प्रेशर है, कहीं किसी एजेंसी का प्रेशर है, कहीं किसी माफिया का प्रेशर है, किसी ड्रग माफिया का प्रेशर है, तो वो उस प्रेशर को तोड़ने के लिए ये नहायत ज़रूरी है कि जो सिविल सोसाइटी है वो भी अपना रोल प्ले करे। लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पर आयद होती है कि वो उन लोगों को पकड़े जो सहाफ़ियों को मारते हैं। अभी हम जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान में 1992 से अब तक 52 जर्नलिस्ट कत्ल हुए हैं, एक जर्नलिस्ट के कातिल को भी सजा नहीं। बिल्कुल, बड़े बड़े मशहूर नाम भी उनमें मारे गए, वो सारे के सारे ब्लाइंड मर्डर्स हैं, किसी को पकड़कर सजा नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो एजेंसीज, वो तंजीमें, वो ग्रुप्स जो सहाफ़ियों पर वार करते हैं उनको रोक, वो समझते हैं उन्हें रोक कोई नहीं सकता। बिल्कुल, क्या इन्हीं खतरात की वजह से तो नहीं कि मीडिया गैर जानिबदारी का मुजाहरा कर ही नहीं पाता? देखिए, अब सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद हमें क्रेडिट देना पड़ेगा हमारे सहाफ़ियों को कि उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है, बहुत अच्छे इश्यूज़ को हाईलाइट किया, और आज जिस हम आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान के शहरी, उसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। मसलन आप देखें, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जो कैंपेन थी वो मीडिया ने शुरू की सारी की सारी। उसके बाद छोटे छोटे जो मकामात पर ज्यादतियाँ होती हैं स्टेट की जानिब से, उसको मीडिया हाईलाइट करता है। सियासतदानों के बड़े बड़े स्कैंडल, बड़े जो करप्शन की एक जो पूरे मुल्क में इस वक्त एक आवाज़ आ रही है कि करप्शन को रोको, करप्ट लोगों को वापस करो, उसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। और इन तमाम मुश्किल हालात के बावजूद मीडिया ने अपना एक बड़ा रोल अदा किया है। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अगर उन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएं जो उनके पास नहीं है, तो शायद सोसाइटी में जो तब्दीली का अमल है वो उसकी रफ्तार तेज। लेकिन मीडिया कहीं ना कहीं जानिबदारी का मुजाहरा कर जाता है समी साहब। देखिए, पूरी दुनिया में मीडिया जो है, अगर हम ये कहें कि बिल्कुल बायसेस नहीं है उसमें, तो प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है। आपके मेरे बायसेस ज़रूर हैं, लाइकिंग ज़रूर है, सिर्फ चाहिए ये होता है कि आप अपनी पसंद के साथ भी ईमानदारी के साथ अपना काम कर सकते हैं। पाकिस्तान के मीडिया में कुछ लोग ऐसे होंगे जो ईमानदारी से हो सकता है काम ना करते हो, लेकिन जो ज़्यादा चीज़ें जो रिपोर्ट नहीं हो पाती आजकल के हालात में, ख़ास तौर पे दहशतगर्दी के हवाले से बात नहीं आती, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट के हिस्से भी जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी बात सिर्फ इसलिए नहीं आती कि खौफ है। आप किसी को उठा के ले जाएं तो उसके बाद पता ही नहीं चलता, उसकी बॉडी मिलती है जिसमें गोलियों के निशान होते हैं और फिर वो मर्डर ब्लाइंड रहता है। सलीम शहजाद को मरे कितना अर्सा हो गया, कुछ पता नहीं चला। वली खान बाबर को मरे कितना अर्सा हो गया, कुछ पता नहीं चला। हमारे असलम दुरानी मरे, कुछ पता नहीं चला। तो एक गुमनाम चीज आ जाती है कि किसने उनको मारा। तो फिर इस सारी सूरत हाल में सहाफियों को कहाँ खड़े होना है? इसमें सहाफ़ी काम तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी बात यहाँ पे करूँगा कि हमारी तंजीमों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी जद्दोजहद की है, लेकिन इसमें यह भी ज़रूरी है कि हम जो सहाफ़ी अपनी कम्युनिटी के कामों में भी बढ़ चढ़ कर हमें हिस्सा लेना चाहिए। हम हिस्सा ले रहे हैं, मज़ीद अपनी तंजीमों को मजबूत बनाना चाहिए, और तंजीमों की लीडरशिप पर भी ये आयद है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपना जो उनका तरीक़ाकार है जिसमें वो अपने मेंबर से रब्ता करते हैं, उस राब्ते को बढ़ाएं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं, और फिर स्टेट के ऊपर एक पूरा प्रेशर डालें। ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि स्टेट का क्या रोल हो सकता है सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाने में? सबसे अहम रोल, सबसे अहम प्रोटेक्शन स्टेट का ही होता है। अगर यहाँ पर सज़ा जज़ा का अमल हो जाए, किसी कत्ल करने वाले को ये पता हो कि मैं ये जुर्म करूँगा तो मुझे इसकी सज़ा मिलेगी, तो फिर वो जुर्म करते वक्त सोचता है। सज़ा जज़ा का अमल बेहतर बनाना, अकाउंटेबिलिटी को आगे लेके चलना, अपने शहरियों को प्रोटेक्शन देना, ये स्टेट का काम है, और हमारे यहाँ अभी स्टेट ये काम करती हुई नजर नहीं आ रही। तो हम आज अपने आप को एक आज़ाद सहाफ़ी के तौर पर या आज़ाद मीडिया के तौर पर देखते हैं? हम अपनी आज़ादी की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी आज़ादी हमने हासिल कर ली है, लेकिन अभी सफ़र तवील है शाजिया, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। उसके लिए सहाफ़ियों को भी मुत्तहद होना होगा, इस सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी को, सियासतदानों का रोल बता दें इसमें। देखिए, सियासतदानों का रोल इसमें, ये मैं आपको एक बात बताऊं, सहाफ़ी जर्नलिज्म एक मिरर होता है जो लोगों को आईना दिखाता है। तो जो हमारे सियासतदान है वो हमारा, जब आईना दिखाने की कोशिश करता है तो ही उसे खतरनाक जो है वो धमकियों का जो है सामना करना पड़ता है। तो अगर किसी का बुरा चेहरा है उसको वो दिखाते हैं, हाँ। तो फिर ये बात आप समझ लें कि वो हमें बहुत ज्यादा पसंद नहीं करेगा, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कोई जनरल हो, चाहे वो कोई जज हो। ये काम PR का नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये पैगंबरों वाला काम है। मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको उसकी स्पिरिट में करें तो, इसलिए ये मुश्किल काम है, ये खास लोगों का पेशा है, मुश्किलात को आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन अवामी ताईद व हमायत। सही, ठीक है, लेकिन सहाफ़ियों को हमें अपने काम पर डटे रहना है। बहुत शुक्रिया समी साहब आपका। आज़ादी सहाफ़त पर कदगन नहीं लगाई जा सकती। सहाफ़ी जब तक आज़ाद नहीं होंगे, हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा आज़ाद नहीं हो सकता। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और हमें इजाज़त दीजिए। शाहज़ाद ज़ीशान को कल फिर हाजिर होंगे।